Thank you very much. Thank you, Dr. Wasim sir, for sharing your valuable knowledge. Our next resource person of today's workshop is Dr. Athar Shraf. He is currently working as assistant professor at Punjab University College of Information Technology and have vast experience of research and working in the field of GDS in different capacities in large organizations. Please, sir. अच्छा चलें ठीक है, मैं फिर इसको स्टार्ट करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वैल्यूएबल लेक्चर्स. डॉक्टर नूर ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और उसके बाद डॉक्टर वसीम ने भी वाटरशेड की काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथन के ऊपर से, जहाँ से आप लोगों को मैं इसकी स्क्रिप्टिंग मैकेनिज़्म की तरफ लेके आता हूँ. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उनके इशू अपनी जगह रहते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जी, जैसे डॉक्टर नूर ने आप लोगों को बताया था कि वाटरशेड मॉडलिंग एक वास्ट फील्ड है और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं वाटरशेड मॉडलिंग के लिए. HMIS, उसके अलावा सोबिक है, उसके अलावा लिस फ्लो है, बहुत सारे हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं मार्केट में और हर एक की अपनी एक बेनिफिट्स हैं. सो बाय आई चूज़ पाइथन. उसका भी थोड़ा रीज़न डॉक्टर नूर ने अपनी ओपनिंग वर्ड्स में बता दिया था कि पाइथन इज़ नाउ करंटली द डेटा साइंस लैंग्वेज. So it's not only for the watershed modeling, it's for every kind of data analysis. दो इस वक्त टॉप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं, एक R और एक पाइथन, जिसमें आप किसी भी टाइप के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं. और इसमें पाइथन को जो एज है R के ऊपर, R इज़ ओनली अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसकी डाइवर्जन ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स की तरफ है. और वो स्टैटिस्टिक्स और उसके जो स्टैटिस्टिक्स वो प्रोवाइड करता है, आई थिंक देयर इज़ सेकंड टू नन. Whereas Python is more toward AI, artificial intelligence और raster और image processing. GIS के R में भी वैसे बहुत अच्छे टूल हैं, इसमें भी टूल है. और दूसरा जो एज पाइथन को R पे, जैसे R को पाइथन के ऊपर एज है कि वो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी कर, एनालिसिस ज़्यादा डिटेल से है एज कंपेयर टू पाइथन. लेकिन पाइथन एक लैंग्वेज है वेब की भी, और इसके फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे जेंगो फ्रेमवर्क हो गया, फास्ट API हो गया, और आप वेब सर्विसेज इसके ऊपर अपनी डेवलप कर सकते हैं, जो मोस्टली IT के पीपल के लिए, और बल्कि अब तो डाटा साइंस भी सारी क्लाउड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है. क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS और लाइनोड और इस तरह के हर चीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि शायद हम सब के पास इतने अच्छे हाई एंड सर्वर ना हों, तो हम लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं क्लाउड की तरफ. तो मैं पाइथन क्यों चूज़ की है, उसकी रीज़न मेनली यही है कि मैं मोस्टली अब वेब सर्विसेज जो स्पेशली डाटा साइंस से रिलेटेड या AI से रिलेटेड है, उसमें फिर ये पाइथन को यूज़ कर. 2 साल पहले 2018 में जो लेक्चर्स हुए थे, उसमें मैंने R के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दी थी. उस वक्त इसी इधर ही यूनेस्को के तरफ से जो लेक्चर्स हुए थे. लेकिन अब मैं पाइथन की तरफ आपको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा. सो पाइथन के अंदर जो वाटरशेड मॉडलिंग है, उसकी जो लाइब्रेरी है वो पाइशेड यूज़ होती है. और पाइशेड इसमें आप हर तरह के जो भी हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड वो आपको पाइशेड में मिल जाएंगे. मेरी पहली स्लाइड जो थी वो वाटरशेड के ऊपर थी, लेकिन आई थिंक डॉक्टर वसीम ने बहुत डिटेल से बता दिया, सो आई एम स्किपिंग दिस वन. नाउ कमिंग टू how we going to do this watershed modeling. Before that, I should like to tell you that we used to call Python and R as a scripting languages. So scripting languages का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स बने बनाए पड़े हुए,
आपने सिर्फ उन स्क्रिप्ट्स को कॉल करने हैं, लाइफ इजी की हुई है उन्होंने। अदरवाइज हर चीज़ को आप डिटेल से करना शुरू कर दें। और अगर मैं इसी वाटरशेड मॉडलिंग की बात करूं तो इट्स ऑल मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। अगर मैं बहुत मैथमेटिकल बैकग्राउंड में जाऊं तो इट्स ऑल मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, और ये एक मैट्रिक्स प्रोसेसिंग, और इस तरह का ये एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हर जगह पे एक वैल्यू होती है। इसे ये हम इसको कहते हैं डेम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिसके हर सेल पे एक पिक्सल वैल्यू होती है। और ये जो पिक्सल वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है हाइट फ्रॉम वाटर सी लेवल। लाइक ये 64 की है, इसका मतलब है कि ये कोई रिवर के सी के पास पास का एरिया है, जैसे कराची वगैरह हो गया। तो मैंने तो इमेज नेट से उठाया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके नॉर्दर्न एरिया की बात करूँ तो दिस विल बी अराउंड 1800 900 समथिंग लाइक दैट। ये इस तरह की वैल्यूज़ होंगी इधर। और ये मीटर में होंगी, डिपेंडिंग आपका प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है। अगर फीट में होगा तो ये फीट में होंगी, फिर 900 नहीं, फिर 3.28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस तरह की वैल्यू होंगी। सो जो हम बेसिकली एलिवेशन मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं वो इस तरह एक हर सेल पे एक पिक्सल वैल्यू रख रहा होता है। और अगर आप इसको देखें तो ये एक मैट्रिक्स की तरह है। जैसे आपने मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, these are m. For this dem it's 1 2 3 4 5 m and 1 2 3 4 5 by 5 मैट्रिक्स। सो इसी मैट्रिक्स से हम जो सेकंड स्टेप करते हैं वो फ्लो डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं। फ्लो डायरेक्शन किस तरह निकलती है कि फ्लो डायरेक्शन इस तरह आइडेंटिफाई हम करते हैं कि अगर मैं इस सेल पे खड़ा हूँ तो इस सेल से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस तरफ को हम कहते हैं कि डायरेक्शन जाएगी। अगर आप देखें इधर 60 इज स्मॉलेस्ट, इज स्मॉल, 63 इज आल्सो स्मॉल, बट 59 इज स्मॉलेस्ट। तो हम जो फ्लो डायरेक्शन निकालेंगे इसकी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाला पिक्सल इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में हम जब वाटरशेड मॉडलिंग करते हैं तो फ्लो डायरेक्शन निकालते हैं, तो ये सेल इस सेल की तरफ आएगा। इसी तरह ये 63 भी 59 की तरफ आएगा, क्योंकि इसके जो बाकी सराउंडिंग में 3 है उसमें 59 ही स्मॉलेस्ट है। तो ये एरो आप देखें इस तरफ लगा हुआ है। सिमिलरली इस तरह ये सारे एरो इस तरह बने हुए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसी वैल्यूज़ के मुताबिक होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप डेम को रीड करने के बाद, यानी फर्स्ट स्टेप में मैं डेम को रीड करूँगा, ये सारी वैल्यूज़ मेरी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका फ्लो डायरेक्शन निकालूंगा, और फ्लो डायरेक्शन कुछ इस तरह आ रहा होगा, अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ, अपने नेबरहुड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसकी तरफ डायरेक्शन कर रहा होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लो अक्यूमुलेशन के हर सेल से दूसरे सेल पे जो वैल्यू जा रही है उसको वो एक्यूमुलेट कर देते हैं। यहाँ पे ज़रा बड़ी वैल्यू आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मैं 1 से शुरू करूँ, अगर मैं इसको 0 कहता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू 2 होगी। 1 from this side, 1 and 1 from this side, so it will have 2 value. It should be around 2. Then this one will have 1, this will be 0, this will be 0, 1 from here, 1 from here, and 2 from here. This will be 4. So when we'll accumulate it, the value will be here 4. So we used to add up this way. इन्होंने 380 से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप ये 380 और 380 ये दोनों इस तरफ को एक्यूमुलेट हो रहे हैं। 410 आई डोंट नो, ये इन्होंने मैंने क्योंकि नेट से उठाई हुई है। तो एक्यूमुलेशन का मेथड ये होता है कि आप जितना डिस्चार्ज आ रहा है वो एक्यूमुलेशन हो रही होती है। डिस्चार्ज की वैल्यू आई एम फीलिंग कि ये 2 30 15 की डिस्चार्ज वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, क्योंकि 15 इधर से डिस्चार्ज ऐड हो रहा है, 15 इधर से डिस्चार्ज ऐड हो रहा है। तो दिस वे वी एक्यूमुलेट, एंड फाइनली जो हमारे पिक्सल जिससे हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इसमें डिस्चार्ज आ रहा है उनको हम कंबाइन करके एक स्ट्रीम डिज़ाइन कर लेते हैं, और ये स्ट्रीम डिलिमिनेट हो जाती है। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड नॉलेज, और यही स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली जाऊँ तो ये सारा काम मुझे
एक मैट्रिक्स की तरह करना पड़ेगा, और इसके कुछ एल्गोरिदम है, D8 एल्गोरिदम यूज़ होता है फ्लो डायरेक्शन निकालने के लिए, फ्लो एक्युमुलेशन उसी का आगे हिस्सा में। फिर अगर मैंने कैचमेंट निकालना है तो DB मेथड है या D इन्फिनिटी मेथड है, वो यूटिलाइज होता है। ओके, लेकिन मैं डायरेक्ट जो मेरे आज के लेक्चर का पर्पस है उसकी तरफ आता हूँ और इसकी स्क्रिप्टिंग की तरफ आते हैं। स्क्रिप्टिंग इज जस्ट कॉलिंग वन लाइन एंड इट विल परफॉर्म योर फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमें तो पाइथन का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कॉल कैसे करेंगे, इसके सिंटेक्स कैसे है, और उन सिंटेक्स के अंदर कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ पाइथन सब ने, या मैं खूब परफॉर्म करके दिखा दूं, आप लोग बाद में इसको करते रहेंगे। एनीवे मुझे आवाज़ नहीं किसी की आ रही। सबसे पहले आप लोगों ने पाइथन को, एम आई ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। पाईशेट जो है वो पाइथन 3 में सपोर्टेड है, और 3 के भी आजकल जो वर्जन जो लेटेस्ट चल रहे हैं, बल्कि 3.9 भी आ चुका है, लेकिन 3.9 मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया हुआ। ये वर्जन मैंने टेस्ट किए हुए, तो आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। करंटली आई हैव 3.8 इन माय सिस्टम, और जो लेटेस्ट वर्जन जो चल भी रहा है वो 3.9 चल रहा है पाइथन का। आप इसको इंस्टॉल कर लें, विंडो के अंदर आपको नेट से डायरेक्ट इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी, और आपने बस इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ एक पिप भी इंस्टॉल हो जाएगा। वो पूछता भी है आपसे कि पिप इंस्टॉल करना है। आप जब इंस्टॉलर इसका चलाएंगे तो पिप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि पैकेज मैनेजर यही है, इसी ने सारी पैकेजेस को मैनेज करना है। और पाईशेट इज़ वन ऑफ द पैकेज जो वाटरशेड मॉडलिंग के अंदर यूज़ होता है, और ये अपने साथ बहुत सारे पैकेजेस और इंस्टॉल करता है। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आप चाहे तो पाईचार्म यूज़ करना चाहे तो कर ले, ना करना भी चाहे तो भी ठीक है। आप इवन नोट पैड में भी यही सारा कोड लिख सकते हैं जो मैं आपके सामने भी लिखूंगा। वो किसी नोट पैड पे भी लिख के उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे चला भी सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है। मैंने एक वैसे फोल्डर, आप कह लें कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है यूईटी लेक्चर के नाम से। आप भी इस का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक सब फोल्डर रखा हुआ है डाटा का। वो डाटा के फोल्डर के अंदर डेम का फोल्डर रखा हुआ है। डेम का एक मैंने टिप फाइल रखी हुई है। ये मैं टिप फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सके। ये मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं वसीम, तो आप सबको सेंड कर देंगे इसको। ओके सर, नो इशू। जी सर, आप शेयर कर दें तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जी मैं वसीम को भेज रहा हूँ। जी वसीम, ये मैंने टाइम आपके पास थोड़ी देर तक आ जाता है, ठीक है? जी सर, रिसीव हो गया। चलिए, ये आप सबको भेज दीजिएगा, ठीक है? ये डेम ऐसा ही है। अगर मैं इस डेम को QGIS में ओपन करूं, QGIS आके आप लोग इसको आप लोग ArcGIS भी यूज़ कर सकते हैं। जो ArcGIS के यूज़र हैं, जो मैक के यूज़र है, मैक में ArcGIS नहीं इंस्टॉल होता, वो QGIS यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी QDIG और इस तरह के और सॉफ्टवेयर है। ये वाला डेम है। अगर आप देखें तो मैं अगर सिर्फ इस डेम की सिर्फ इस विजुअल एनाउंसमेंट में देखूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक वाटरशेड है। इधर से सारी स्ट्रीम्स आ रही हैं, और जो इसमें जो वाइट एरिया है वो हाईएस्ट पीक है, और जो लो एरिया है वो ब्लैक कलर में है। अगर मैं आइडेंटिफायर से आपको इसकी वैल्यू दिखाऊं, तो अगर ये मैं वाइट एरिया पे क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू है 2344 मीटर, 2344 मीटर। और अगर मैं ब्लैक एरिया में इसकी वैल्यू दिखाऊं
तो ये 11048 ये वो वैल्यू है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। ये डेम की वैल्यू, डेम एक्चुअली पीछे इस तरह है, ये आपका सॉफ्टवेयर है जो इसको कलर दिखा रहा है आपके सामने। मैं कहीं और क्लिक करूँ, इधर क्लिक करूँगा, दिस 1139, वाइट वाले एरिया में करूँगा तो ये 2000 के आसपास कहीं 2667। और अगर मैं इधर देखूँ तो वो ये बता रहा है कि लोएस्ट वैल्यू 8933 है और हाईएस्ट वैल्यू 2665 है, और हाईएस्ट वैल्यू 2665 कंप्लीट वाइट है और लोएस्ट वैल्यू 893 कंप्लीट ब्लैक है। तो ये आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे यही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। और ये फ्लोटिंग रास्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसके फ्लोटिंग नंबर है जी। अब सबसे पहले इस रास्टर को पाइथन में रीड करते हैं, उससे पहले मुझे पाइशेट को इंस्टॉल भी करना है। ये एक मेरा कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाइशेट्स। ये पाइथन के अंदर पाइशेट की पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। उसके साथ और बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे जैसे numpy, scipy, जो इसके प्री रिक्विजिट सारे पैकेजेस हैं वो भी साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। मैटप्लॉटलिब और जियोपांडा, नहीं आई थिंक जियोपांडा नहीं इंस्टॉल होगा। साइकिल पांडा इंस्टॉल ओके। सो ये पाइशेट क्योंकि मेरा पहले इंस्टॉल था इसलिए इसने जल्दी इंस्टॉल कर लिया, अदरवाइज आप लोग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। मेरे क्योंकि सिस्टम पे पड़ा हुआ था तो इस वजह से उसने थोड़े जल्दी कर लिया। अच्छा, अब इस अगर मैं एक इसी फोल्डर के अंदर एक मैं पाइथन की फ़ाइल बनाता हूँ। लेट से नाम रख लेता हूँ लेक्चर, पाइशेट लेक्चर डॉट पाई। ये पाइशेट लेक्चर डॉट पाई ये एक फ़ाइल मेरी बन गई है। अब सबसे पहले मैंने डेम रीड करना है, तो डेम रीड करने के लिए मुझे पाइशेट की एक ऑब्जेक्ट है ग्रिड के नाम से, इस ग्रिड को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो रिकग्नाइज कर ले। ये पाइशेट डॉट ग्रिड ये इंपोर्ट पाइथन के अंदर किसी भी पैकेज के किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो उससे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ग्रिड को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब ग्रिड से मैं फ्रॉम रास्टर का इसका एक फंक्शन है या स्क्रिप्ट कह लें, उस स्क्रिप्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ। जब भी ये ब्रैकेट्स देखें तो समझ आए कॉलिंग हो रही है और ये स्क्रिप्ट है उसका। ये एक पैकेज है या ऑब्जेक्ट कह लें, ऑब्जेक्ट का ये एक फंक्शन कॉल है जिसको हम स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। ये स्क्रिप्ट कॉल है और स्क्रिप्ट में अगर मैं देखूं तो वो मुझे कह रहा है कि आपने एक पाथ देना है, डाटा नेम देना है। पाथ मैंने डेम का देना है और डेम का पाथ रिलेटिव पाथ मुझे देना है, तो रिलेटिव पाथ स्लैश डाटा, यानी इस फाइल के साथ डाटा का फोल्डर पड़ा है। इस फाइल के साथ डॉट का मतलब होता है विंडो में भी और मैक में भी के करंट फोल्डर। डबल डॉट का मतलब होता है विंडो में भी और मैक में भी एक स्टेप पीछे वाला फोल्डर। अगर मैं यहाँ डबल डॉट लगा दूंगा तो वो एक स्टेप पीछे वाला फोल्डर होगा। विंडो में भी यही मतलब है और मैक में भी यही मतलब है। डॉट का मतलब होता है जो मेरा करंट फोल्डर है, और करंट फोल्डर मेरा ये वाला फोल्डर है यूईटी लेक्चर वाला, ये फोल्डर हायरार्की है। तो करंट फोल्डर के अंदर डाटा का फोल्डर मिलेगा, डाटा के फोल्डर के अंदर मेरा डेम डॉट टिफ पड़ा होगा। मैं पाइचार्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरी साथ साथ हेल्प कर रहा होता है, मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नोटपैड पे लिख रहे होंगे तो आपको खुद सारा टाइप करना पड़ेगा। पाइचार्म का सिर्फ यही फ़ायदा है कि ये साथ हेल्प दे रहा होता है, और टर्मिनल भी पाइचार्म के अंदर ही खुल जाता है, वरना मुझे अलहदा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा और पिप इंस्टॉल करके चीज़ें चलानी पड़ेंगी। एनीवे,
सो ये सिंपल स्क्रिप्ट डेम रीड हो जाएगा और डेम रीड होके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा वो। अब इस डेम को मैंने व्यू करवाना है। व्यू करवाने के लिए जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है वो मैटप्लॉटलिब सॉरी, वो भी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम। और मैटप्लॉटलिब वाली जो लाइब्रेरी है वो पाइशेट ऑटोमेटिकली साथ इंस्टॉल कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग के दिखाऊं तो इसने मैटप्लॉटलिब भी इंस्टॉल कर ली होगी, जैसे ये पिलो इंस्टॉल कर ली है। नेट पिलो भी एक पाइथन की इमेज लाइब्रेरी है। यहाँ पे इसने कहीं ये देखें, इसने जो है ना आपके लिए ऑटोमेटिकली मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर दिए वर्जन 3, उसका वर्जन 3 पाइप्लॉट इंपोर्ट जी। अब मैं अगर इसको प्लॉट करने लगूं तो प्लॉट plt डॉट, मुझे इसका थोड़ा सा सिंटैक्स भूल जाता है। जी अच्छा जी, plt डॉट सबसे पहले फिगर हमें ओपन करनी होती है। इंपोर्ट करेक्ट इंपोर्ट इंपोर्ट मैटलिब प्लॉट डॉट पाई प्लॉट एज plt। और ये प्लॉट में सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर का साइज़ को ही दे देते हैं। फिगर का साइज़ हम 12,10। ये फिगर एक बन गई। फिगर बनने के बाद उसके अंदर हम शो कर देते हैं डाटा। डाटा हमारा ये ग्रिड है। अच्छा, इसका मैंने नाम नहीं दिया, सॉरी। इसको कॉमा दूसरा पैरामीटर है नेम इज डाटा नेम इज इक्वल टू डेम। ये देना ज़रूरी है क्योंकि किस डाटा को दिखाना है वो इधर से पता चलेगा। अच्छा जी, ये अब ब्लू कलर में सारा हमें ग्रिड दिखाएगा। ग्रिड का ये वाला डाटा कोई भी मैं नाम रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ATH रख दूंगा तो यहाँ पे मुझे डॉट ATH करके कॉल करना पड़ेगा। तो जो भी नाम मैं यहाँ पे दूंगा वो नाम कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो डाटा मैंने देखना है। तो मैंने इसका नाम डेम रखा है और ये फाइल जो भी मैंने फाइल रीड की है वो एज ए नेम डेम आ जाएगा और इस ग्रिड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ग्रिड डॉट डेम। और ये एक्सटेंट क्या होती है, जो GIS के लोग हैं उनको पता है कि एक्सटेंट बेसिकली ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये पूरी एक्सटेंट डिफाइन कर रहा होता है आपके डाटा सेट का। दिस लोअर लेफ्ट एंड अपर राइट। कुछ ये ले लेते हैं अपर लेफ्ट और लोअर राइट, हमें डायगोनल वैल्यूज चाहिए होती हैं एक्सटेंट के लिए। कुछ ये ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, लेकिन डायगोनल वैल्यू ताकि आपका पूरा एक रेक्टेंगल बन जाए। सो दिस इज एक्सटेंट। नेक्स्ट। और ये जो सी मैप है इट्स कलर मैप। कलर मैप बहुत सारे कलर मैप्स है इसके, जो ये मैटलिब प्लॉट आपको प्लॉट करके दिखा सकता है। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने कलर बार के साथ कोई लेबल लगाना है। कलर बार के साथ कोई लेबल लगाना है तो लेबल इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ एलिवेशन इन मीटर। और फिर फाइनली इस प्लॉट को शो कर देते हैं जी। अब इसको रन करने का क्या तरीका है, क्योंकि अब ये मैंने एक सेट ऑफ कोड लिखा है जिसमें मैंने इस लाइन पे मैं 7 कमेंट लिखता जाता हूँ ताकि आपको पता चले। कमेंट लिखने के लिए पाइथन के अंदर ये हैश का साइन यूज होता है। इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। रीडिंग
dem from data folder, ठीक है, ये मैंने और इधर मैं प्लॉटिंग dem on matplotlib, ठीक है। ओके, ये मैंने कमेंट इसलिए ऐड किए कि आपको पता चल जाए कि ये लाइन सिर्फ डाटा रीड करने के लिए हो रही है और ये सेट ऑफ लाइन 4 लाइनें जो है ये प्लॉटिंग के लिए यूज़ हो रही है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो टर्मिनल में जाके और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोगों का विंडो वाले कमांड प्रॉम्प्ट CMD, उधर जाके यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और पाइशेड। ये देखिए मैं उसी फोल्डर में बैठा हुआ हूँ। ये लाजमी आपने ये चेक करना है कमांड प्रॉम्प्ट में कि उसी फोल्डर में आप बैठे हो जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, पाइशेड अंडरस्कोर लेक्चर। कैनॉट ओपन ls dash। अच्छा, पाइथन पाइशेड अंडरस्कोर जी। ये अब इस फाइल की सारी कैलकुलेशन कर रहा है, डैम को रीड कर रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है और उसके बाद ये इसको डिस्प्ले कर देगा। अगर ये डिस्प्ले, यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि मेरे ख्याल में ये शो में फंसा हुआ है, ये शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, पाइथन इस डाटा को रीड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं कर रहा मैं। जी, ये देखिए अब इसने डिस्प्ले कर लिया है। चाहे इधर आप देख लें चाहे इस पे कर लें। जो मैंने एक रन किया था, सॉरी, वो डैम को रीड करने में बहुत टाइम ले रहा था। तो ये देखें, ये ब्लू कलर में मैंने कहा था तो इसने सारा ब्लू कलर में दिखा दिया और ये जो लोएस्ट एलिवेशन है ये वाइट कलर में दिखा दी है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि वैल्यूज़ को पढ़ें, तो वाइट कलर की वैल्यू जो है वो 1000 के पास है और ब्लू कलर वाली वैल्यू 2600 के पास है। तो ये लोएस्ट एलिवेशन वाला डाटा वो दिखा रहा है। ये दूसरा इसलिए डिस्प्ले हो गया कि मैंने यहाँ पाइशेड से भी रन करने की कोशिश की। तो इट वाज टेकिंग टाइम रीडिंग डैम एक दफ़ा जब रीड हो गया तो उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सिंपल, अभी मैंने एक स्क्रिप्ट कॉल की है रास्टर को रीड करने की और ये ग्रिड का डाटा आ गया इसके अंदर और डैम का डाटा आ गया इस ग्रिड के अंदर और ये डैम आपका इस नाम से ये डाटा पड़ा होगा और ये 4 लाइनें मैंने उसको प्लॉट करने के लिए रन की है, यूज़ की है।
फिगर पहले बनाई है, उसको उसमें ये डाटा सेट शो किया है, उसकी कलर बार पे अगर मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप ये देख लें कि ये जी, अब जरा जल्दी रीड कर लिया इसने एक दफ़ा रीड। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने लेबल दिया था एलिवेशन मीटर का, उसने ये कलर बार के साथ ये उसने एलिवेशन मीटर का लेबल लगा लिया है। कलर बार मैंने इसको कहा था ब्लू में रखे, ब्लू में उसने ये ब्लू में किया। अगर मैं यहाँ से कलर बार को चेंज कर दूँ एसेंस, लेट्स सी, इसको मैं बंद, नहीं एसेंट, ये वो कलर बार मुझे सारे दे रहा है कि इनमें से कोई कलर बार यूज हो गया। ये देखें, मुझे एक एरर दिया उसने, कह रहा है कि ये नाम एसेंस इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर कलर, और ये सारे कलर हैं। मेरे ख्याल में मैंने एस एक्स्ट्रा डाल दिया, ये मैं यहाँ से कॉपी करके इधर नाम दे दूंगा। तो आप जब भी अगर गलत कोई कलर मैप डालेंगे तो ये आपको सारी वैल्यूज बता देगा कि इनमें से कोई एक वैल्यू आपने देनी है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी लिस्ट है। अब मैं अगर इनमें से कोई यूज़ करूँ कलर वैल्यू, तो ये उस कलर में मुझे डिस्प्ले करवा देगा। जी, ये उसने एसेंट में इसको डिस्प्ले करा दिया, और ये सारे उसने लेबल भी लगा दिए कि कौन सा कलर किस एलिवेशन को रेफर कर रहा है। ये वाला कलर 1200 और उसके अराउंड, ये 1400 और उसके 1600 और सो ऑन। ओके जी, क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? किसी का अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें काइंडली। नहीं, किसी का नहीं। चले नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे फ्लो डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा, अब ये सेट ऑफ लाइन क्योंकि मुझे बार बार चाहिए होगी, मैंने सबसे पहले ग्रिड को प्लॉट किया है, यानी डेम को प्लॉट किया, मुझे फ्लो डायरेक्शन को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर मुझे फ्लो डायरेक्शन, फ्लो एक्यूमुलेशन, स्ट्रीम्स और सो एंड सो फोर्थ। सो इन चीज़ों को, इसको मैं एक फंक्शन बना लूँगा ताकि ये मुझे बार बार लाइन ऑफ कोड ना लिखना पड़े। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का पर्पस ये होता है कि एक सेट ऑफ कमांड बार बार सर रिपीट हो रही हो। सॉरी सर, ये मोहम्मद अरशद साहब हैं, इनका शायद कोई क्वेश्चन है। जी 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 अरशद साहब, उनको अलाउ कीजिएगा काइंडली। जी मोहम्मद अरशद साहब बोलिएगा। सर एम आई ऑडिबल? जी जी सर एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो फिगर डिस्प्ले कराई उसके एक्सट्रीम लेफ्ट और बॉटम साइड पे जो ग्रिड के ऊपर वैल्यूज लगी हुई हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नहीं आई है, ये क्या हो सकता है सर? ये वाली वैल्यू, जी सर। ये वाली वैल्यू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही है, क्योंकि ये 1e6 है। ठीक है, e6 का मतलब होता है कि ये तकरीबन एक्सपोनेंशियल 6 है, तो 6 0 इसके साथ ऐड कर दें। अगर आप नीचे देखें थोड़ा सा, ये बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें 1e6 को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो पिक्सल की वैल्यू है, लेट्स से मैं इस पिक्सल की वैल्यू बताता हूँ। इस पिक्सल की जो लैटिट्यूड तो नहीं कह, एक्स और वाई, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो है यूटीएम के अंदर 32613। तो यूटीएम की जो प्रोजेक्शन होती है उसमें एक्स वाई, आप ये देख रहे हैं, ये एक्स वाई आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स 29916 तो ये भी, ये अगर मैं इस पिक्सल पे आऊँ तो दिस इज़ अराउंड 28 टेट्रा ज़ीरो और 2924 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 6, तो विच इज़ 2924 डबल 3 ये हो गए और 3 0 और इसके बाद ऐड कर लें। तो ये आपकी पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे, ये x की वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यू उसने 2 पॉइंट करके लिखा हुआ है, लेकिन साथ ये भी बता रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो राइट ये सर, बेसिक एक्स वैल्यू सेम होगी और सिर्फ जो वाई वैल्यू है वो 6 1 टाइम
1 into raised to 10 into raised to power 6 के साथ मल्टीप्लाई ये करके हाँ मिलेगा। जी एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे भी उसने, क्योंकि ये वाली वो फिगर डिस्प्ले कर सकता था, उसके उसको इतनी ज्यादा विड्थ मिल रही थी, अगर यहाँ पे भी मैं विड्थ कम कर देता ना, ठीक है ना, तो ये अभी तो नहीं वो कर रहा, लेकिन ये कि यहाँ पे भी अगर मैं विड्थ कम कर देता ना, तो इधर भी वो 2.8 लिख के यहाँ पे बता देता 1E5, यहाँ पे लिखा होता से 1E5, 2.8, 2.85, 2.90 इस तरह करके लिख के ना 1E5 इसने इधर लिख देना था, इधर इसने 1E6 लिख दी है कि ये उसके साथ है, लेकिन है ये XY कोऑर्डिनेट जैसे ये है। अगर मैं बिल्कुल इस एंड पे देखूं, ये देखिए 2790011 1 2 3 4 5, ठीक है ना, e की पावर 1 E5, और ये 1 2 3 4 5 6, 2.9 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 6, 10 की पावर 6 सॉरी ठीक है, तो ये और कोऑर्डिनेट सेकंड ही है। सर हमने 12/18 फिगर का साइज रखा हुआ था, इनकेस अगर 18,18 कर देंगे तो हाँ शायद जी वो वो फिर भी बड़ा हो जाएगा, मैं एक और मिनट सर वो सेकेंडली हम इसको गूगल कोलैब में भी ये वाला जो है कॉल कर सकते हैं पाई शेड्स का, कोई वहां पे भी ऑप्शन है हमारे पास, या पाई चार्म के अंदर ही फिर ये हमें यूज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप, मैं पाईचार्म तो सिर्फ अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको कोई देखें, जो प्लॉटिंग मैं कर रहा हूँ ना वो मैटलिब प्लॉट यूज़ कर रहा हूँ, इसका पाईचार्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के लिए यूज़ होती है पाइथन के अंदर, और कोई भी लाइब्रेरी आप चाहे यूज़ कर लें, जियो पांडा यूज़ कर लें या कोई और लाइब्रेरी, मैट प्लॉट लिब जितने भी स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हैं ना प्लस मैप, उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है पाइथन के अंदर, सो इट्स और रिलेटेड सर टू पाइथन। ये पाई शेड्स को मैं गूगल कोलैब में भी कॉल करके यूज कर सकता हूँ सर? अगर आप इसको सेव कर लेना, मैं अगर इसको इसको सेव कर लेता हूँ एज एन इमेज, ठीक है, इसी प्लॉट को डॉट सेव फिगर, और इस फिगर को मैं कोई बात दे देता हूँ, लेट्स से डॉट डेटा स्लैश आउटपुट स्लैश abc.png। अब ये png फाइल यहाँ आउटपुट में बन जाएगी, न्यू डायरेक्टरी आउटपुट, मैंने क्योंकि डाटा के अंदर एक आउटपुट का बनाया है। अब मैं अगर इसको रन करूँ, ये मुझे डिस्प्ले नहीं कराएगा बल्कि इस फिगर को सेव कर देगा। अब अगर आप आउटपुट के अंदर देखेंगे तो ये एक png फाइल बन गई है, ठीक है, ये फिर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर है, प्रेजेंटेशन यूज़ कर लें या कहीं पे भी यूज़ कर लें, गूगल कोलाइड में भी अगर आपने यूज़ करना है तो फिर ये इमेज के तौर पे यूज़ हो सकेगा। लेकिन सर गूगल कोलैब में मैं रास्टर को भी कॉल करके डिस्प्ले करा सकता हूँ यूजिंग पाई शेड? रास्टर डायरेक्ट, मैं अगर इसको रास्टर अगर आप चाह रहे हैं ना, जैसे QGIS या गूगल कोलैब वगैरह में रास्टर है, तो आप ये, आपको फिर मैटलिब प्लॉट की कतई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ ग्रिड से ही डॉट फ्रॉम टू रास्टर करेंगे और इसको पाथ दे देंगे डॉट स्लैश डेटा, जो भी पाथ देना है, मैं आउटपुट स्लैश रिजल्टेंट डेम, ठीक है ना, तो ये वो उस रास्टर में उसको कन्वर्ट कर देगा डॉट टिफ। गॉट इट सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं अभी क्योंकि रास्टर फिर यही रास्टर आप QGIS गूगल कोलैड या किसी भी जगह रास्टर यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको मैटलिब प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, इन सेट ऑफ लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट सर। ये मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, ये आपका टिफ, ये एक जियो टिफ बन जाएगा आपका आउटपुट के अंदर ही। फाइल नेम आ गया टू रास्टर, अच्छा सॉरी, इससे पहले मुझे वो बताना है कि किसको कन्वर्ट करना है, तो वो ग्रिड डॉट डेम कॉमा, जी ये आप देखें, ये एक टिफ फाइल, जियो टिफ फाइल है, ये चाहे फिर मैं अभी आपको QGIS में ऐड कर देता हूँ, ये उधर ही उसने डिस्प्ले करवा दी है। अभी भी मैं बाकी आपको फ्लो कुमुलेशन वगैरह भी इस तरह कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। राइट सर, तो थैंक यू सर। गूगल कोलैड के अंदर आप ये वाला जियो टिफ यूज़ कर सकते हैं। फिर
इन सेट ऑफ लाइन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे आप इनको कमेंट करते हैं। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जैसे ये फ्रॉम रास्टर का एक स्क्रिप्ट है, इसी तरह टू रास्टर का भी एक स्क्रिप्ट है, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। चले मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको। जी अच्छा साहब, आपके और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि प्लॉटिंग मुझे बार बार यूज़ करनी है, तो मैं अब इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसको एक डेटा पास करूँगा, उसको लेबल पास कर देते हैं, उसको सी मैप कलर मैप पास कर देते हैं। जी, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है डेफ। जब भी आप देखेंगे ना, तो इसका मतलब है ये एक पाइथन का फंक्शन डिफाइन होने जा रहा है। और पाइथन का फंक्शन जो है वो आप उसको कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा है शो फिगर, और ये उसकी पैरामीटर लिस्ट है उस फंक्शन की कि मैं उसे पास क्या क्या करूँगा। मैं उसे एक डाटा पास करूँगा, उसको एक लेबल पास करूँगा, इसको एक कलर मैप पास करूँगा। और इस कलर मैप की मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख दी कि अगर मैं ना भी पास करूँ तो ये वाली वैल्यू इसकी रहेगी, लेकिन ये दो वैल्यू मुझे लाजमी पास करनी पड़ेगी। ये फंक्शन मैंने क्यों अब बनाया है, पहले तो मैंने सेट ऑफ लाइन आपको दिखाई थी। ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये मुझे फिगर बार बार प्लॉट करनी है। इसको मैं प्लॉट फिगर कर देता हूँ, शो फिगर। अभी मैं प्लॉट कर रहा हूँ फिगर डेम की, बाद में मैंने फ्लो डायरेक्शन की करनी है एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये फंक्शन यूज़ कैसे होगा? जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा ये फंक्शन प्लॉट नहीं करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल पे यही पाइथन के लाइब्रेरी चला के दिखाता हूँ, ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, बस इसने ये डन लिख दिया है और डिस्प्ले कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सेट ऑफ लाइन कॉल ही नहीं हुई। सॉरी, किधर गया? अच्छा, जी, ये सेट ऑफ लाइन कॉल ही नहीं हुई। पहले तो ये सेट ऑफ लाइन खुद ही कॉल हो गई थी, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन चलता है। पहली लाइन रीड करेगा, फिर अगली लाइन रीड करेगा। इसे पहली लाइन रीड करी, दूसरी लाइन जब रीड की तो उसको पता चला कि ये एक फंक्शन है। उसने फंक्शन अपनी मेमोरी में रख लिया, उसको कॉल नहीं किया, इसीलिए फिगर प्लॉट नहीं हुई। इवन रन करने पे भी फिगर आपको नजर नहीं आई। अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा ना, तो मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा, ये प्लॉट अंडरस्कोर फिगर ग्रिड डॉट डेम कॉमा लेबल में कह देता हूँ माई डेम वैल्यूज। ठीक है, अब ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ना, इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन का नाम लिखा यही वाला, डाटा को मैंने पास किया ग्रिड डॉट डेम। अगर आपको याद हो तो मैंने ग्रिड डॉट डेम यहाँ पे पहले दिखाया था। ये डाटा इस जगह पे आ जाएगा, और लेबल को पास किया माई डेम वैल्यू। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये दोबारा मुझे दिखाएगा। यहाँ देखें, उसने लिख दिया माई डेम वैल्यू, और उसने मुझे वही इमेज दिखा दी है। सो फर्क
यहाँ पे मुझे ये फिगर प्लॉट करनी पड़ी है के लिए एक फंक्शन मैंने बना दिया है, उस फंक्शन को मुझे फिर कॉल करना पड़ा है। पहले ये फंक्शन नहीं था, ये सेट ऑफ लाइन थी, तो पाइथन लाइन बाय लाइन रन करता 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 मुझे सारा कुछ दिखा गया। लेकिन अब ये सेट ऑफ लाइन एक फंक्शन के अंदर है, तो वो फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ा। और ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे बार बार प्लॉटिंग करनी है। तो ये 4 सेट ऑफ लाइन मुझे बार बार लिखने की बजाय मैंने एक ही बार लिख ली है, पैरामीटर पास कर दिए। अब डाटा कभी डैम का होगा, कभी फ्लो डायरेक्शन का होगा, कभी फ्लो कुमुलेशन का होगा, और लेबल भी इस तरह वेरी करते रहेंगे। और सी मैप भी मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप मैं बनाने जा रहा हूँ फ्लो डायरेक्शन। जी, फ्लो डायरेक्शन के लिए ग्रिड का फंक्शन है फ्लो डायरेक्शन, ये फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मुझे डाटा पास करना है। डाटा मुझे डैम का, क्योंकि डैम से मुझे फ्लो डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे इसको एक नाम देना होगा, आउट नेम। आउट नेम मैं कोई भी दे सकता हूँ, इसको मैं दे सकता हूँ लेट्स से DIR ही रख देता हूँ, डायरेक्शन। नो डाटा वैल्यू मैं कोई देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नो डाटा आउट देना चाहूँ दे सकता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये डायरेक्शन मैप है। डायरेक्शन मैप मुझे पहले बनाना पड़ेगा, ये एक मेरे पास बना बनाया पड़ा है, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। डायरेक्शन मैप इज इक्वल टू, यहाँ से उठा लेता हूँ डायरेक्शन मैप। जी, ये डायरेक्शन मैप क्या बता रहा है ये डायरेक्शन मैप ये बता रहा है कि अगर फ्लो की डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ है, यानी ऊपर को जा रहा है पानी, तो जो रिजल्टेंट इमेज आएगा उसकी वैल्यू 64 रख देना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारे मैट्रिसेस हैं, सेल की वैल्यू है। तो अगर ये भी इमेज है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो जो मैंने आपको इमेज दिखाया वो डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इधर पिक्सल सेल वैल्यू आ रही होगी, यानी यहाँ पे सेल वैल्यू क्या आ रही होगी, सॉरी यहाँ पे सेल वैल्यू क्या आ रही होगी, इसकी डायरेक्शन ये है। ये डायरेक्शन क्या बनती है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की क्या मेरी वैल्यू है, साउथ ईस्ट की वैल्यू है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो ये 2 वैल्यू इधर लिख देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो ये है एग्जैक्टली ईस्ट। तो इस सेल की वैल्यू क्या लिखेगा, वो ईस्ट कौन सी है, ये है, तो इस सेल की वैल्यू वो लिखेगा 128। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन मैप। ये एग्जैक्टली वही डायरेक्शन मैप है जो ArcGIS भी यही वैल्यू यूज़ करता है, तो इसलिए यही मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। 64 वैल्यू अगर मेरे पिक्सल की आ रही हुई तो उसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन है। 128 वैल्यू आ रही हुई तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट है। 1 आ रही हुई तो ईस्ट है। साउथ ईस्ट 2, ये 2 का फैक्टर रखता है। असल में D8 का जो एल्गोरिथम है जो फ्लो डायरेक्शन के लिए, D8 यानी 8 नेबरहुड के साथ जो एनालिसिस कर रहा होता है, वो रिकमेंड इन्हीं वैल्यूज़ को कर रहा होता है। तो खैर आप अपना डायरेक्शन मैप भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन यही है कि 2 के इंटरवल से आप, यानी ये देखें ये 2 की पावर है, 1 की पावर, ये सारे 2 की पावर है। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, और ये 2 की पावर 7 है। ये उसी तरह वैल्यू रखी हुई है। D8 का एल्गोरिथम कहता है यही है कि आप इस तरह की वैल्यू रखें, 2 की पावर्स में रखें। अच्छा जी, अब ये एक डायरेक्शन, ये जो फ्लो डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन मैप बना देगा जो grid.dir के नाम से मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी।
इसी को मैं प्लॉट करके देखता हूँ डायरेक्शन मैप कैसे बनेगा। प्लॉट फिगर ग्रिड डॉट डिर, क्योंकि मैंने इसका नाम जो है वो डायरेक्शन रखा है, तो अब डॉट के साथ जैसे मैंने इसका नाम डेम रखा था तो ग्रिड डॉट डेम से ही एक्सेस होना शुरू हो गया था। अब मैंने इसका नाम dir रखा है तो ग्रिड डॉट dir के नाम से मेरे पास अवेलेबल हो गया। इसको मैं लेबल दे देता हूँ डायरेक्शंस, ठीक है ना, और इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये वाली प्लॉटिंग बंद कर देता हूँ ताकि ये ना प्लॉट हो। कमेंट कर दी मैंने, यहाँ से मैं इसको फिर रन करता हूँ। जी, ये उसने डायरेक्शन मैप मेरे लिए बना दिया। अब प्लॉट करके आपको दिखा दिए, और ये सारे रेंज इस तरह वैल्यूज आपको दिखा रहे हैं। इसी को मैं रास्टर में भी कन्वर्ट करता हूँ ताकि ग्रिड डॉट टू रास्टर, और ये पिक्सल वैल्यू मैं वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ग्रिड डॉट dir कॉमा डेटा स्लैश आउटपुट स्लैश डायरेक्शन डॉट इफ कंट्रोल एस। जी, अभी प्लॉटिंग को मैं बंद कर देता हूँ। जी, ये डायरेक्शन डॉट टिफ बना है, इसको मैं QGIS इसमें ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मैं आइडेंटिफायर से इनकी वैल्यू देखूँ तो अगर मैं इस सेल की वैल्यू देखूँ तो वो आ रही है 1, इसका मतलब है ये ईस्ट डायरेक्शन में रेफ़र कर रहा है। इस वैल्यू को क्लिक करूँ तो ये 32 किसको रेफ़र कर रही थी? 32 थी नॉर्थ वेस्ट को। इस पिक्सल की वैल्यू देखूँ तो ये है 64 किस वैल्यू को रेफ़र कर रहा है? नॉर्थ को, तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। सोन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसलिए रास्टर में इसको कन्वर्ट किया है। यही नीचे मेरा डैम है, ये डैम है, ये उसके ऊपर फ्लो डायरेक्शन मैप है, और ये सारी उसकी वैल्यूज आ रही कि वो किस तरफ को किस डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी, नीचे वो डैम की वैल्यू आना शुरू हो गई, डायरेक्शन की वैल्यू, इसीलिए बात। जी, ये मैं यहाँ से जिसको सिलेक्ट करूँगा उसकी वैल्यू आ रही होगी 64 मोस्टली 32 64 8। और इन वैल्यू को ट्रांसलेट, आप डायरेक्शन को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस मैप की बेस पे। जी, किसी का क्वेश्चन कोई? और ये रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद गूगल क्लाउड के अंदर भी यूज हो सकता है। अच्छा साहब का जैसे सवाल था। जी, क्वेश्चन किसी का डायरेक्शन मैप से रिलेटेड? Sir, I think no question from any. ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। Thank जी, ये अब मेरे पास डायरेक्शन मैप भी आ गया। अब यहाँ से आगे ना दो वेरिएशन चलती हैं, या तो आप कैचमेंट बना लेते हो उसी डायरेक्शन मैप की बेस पे, या अक्यूमुलेशन बना के फिर कैचमेंट बना लेते हो। दोनों तरीके चलते हैं। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ डायरेक्शन मैप बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन मैप बनाने के लिए सॉरी, पहले मैं डायरेक्शन मैप तो बना लिया, सॉरी। यहाँ पे मैं कैचमेंट एरिया पहले निकालने लगा हूँ, कैचमेंट डिलिनेशन नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है जी। अब कैचमेंट डिलिनेशन के अंदर सबसे पहले एक पोर पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। पोर पॉइंट होता है कि जिस जगह सारा पानी आके इकट्ठा हो रहा हो, तो वो पोर पॉइंट से आगे जो है ना हम कैचमेंट, उसके पीछे का एरिया सारा कैचमेंट का एरिया होता है कि पानी यहाँ से इकट्ठा होता होता इस पोर पॉइंट तक आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे पोर पॉइंट डिफाइन करना है, उसकी एक x की वैल्यू और उसकी एक y की वैल्यू।
या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, हाँ डिपेंड आप पे करता है। लेट्स से मेरा एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं वही उठा लेता हूँ। ये अगर मैं पॉइंट डिस्प्ले कराऊँ आपको ताकि पता चल जाए ये पावर पॉइंट है कहाँ पे, तो ये क्विक WKT जी, ये पावर पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं इसका नीचे डैम देखूं तो लग रहा है कि ये सारा जो पानी यहाँ से इकट्ठा होता हुआ, यहाँ से इकट्ठा होता, यहाँ से इकट्ठा होता हुआ यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि पानी सारा इस ये लोएस्ट डायरेक्शन ये है। तो ज़्यादातर ये अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये मोस्टली बन रही है नॉर्थ वेस्ट की, और नॉर्थ वेस्ट की मेरी क्या डायरेक्शन मैप की वैल्यू है, नॉर्थ वेस्ट नहीं सॉरी हाँ नॉर्थ वेस्ट 32। तो अगर मैं इस डायरेक्शन मैप में भी देखूं तो ये 32 के पास पास आ रही होगी, सॉरी 2816 यानी ये ज़्यादातर किस तरफ जा रही है, 286 साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, वो थोड़ी सी इस साउदर्न डायरेक्शन की तरफ के ज़्यादा रेफर कर रहा है। अच्छा चले, अब मैं ये वाला मेरा पावर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, अब मैं इसका कैचमेंट एरिया बनाता हूँ इस पावर पॉइंट के अगेंस्ट। तो ग्रिड डॉट कैचमेंट, उसको पहले x की वैल्यू देनी है, फिर y की वैल्यू देनी है, फिर डेटा बताना है, और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन मैप काफ़ी है, सफिशिएंट है। कैचमेंट x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू कॉमा डेटा जो है वो मेरा ग्रिड डॉट dir कॉमा उसके बाद डायरेक्शन मैप बता दूं, डायरेक्शन मैप इज इक्वल टू इसकी एक मुझे आइट्रेशंस रिकर्जन लिमिट राउटिंग का भी जो मेथड ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है वो ठीक है, D8, और रिकर्जन लिमिट भी जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है वो ठीक है। आई थिंक बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ठीक है जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कलेक्ट कर रहा है। हाँ, एक इसका मुझे नाम दे देना चाहिए, वो है out अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कैच। जैसे यहाँ पे out अंडरस्कोर नेम dir दिया था, मैं यहाँ पे भी out अंडरस्कोर नेम करके कर देता हूँ, out अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू dir। इसी तरह अब ग्रिड डॉट कैच लिखूंगा तो कैचमेंट एरिया मेरे पास आ जाएगा। ये इस लाइब्रेरी में इस तरह आपके पास डाटा सेट आ रहे होते हैं। अच्छा, ये कैचमेंट एरिया निकल आएगा। अब इसी को मैं ग्रिड डॉट क्लिप टू की रीज़न मैं आपको बताता हूँ जब ये डाटा बन जाएगा, कैच और ग्रिड डॉट टू रास्टर सॉरी इसका एक व्यू बना लेता हूँ। ग्रिड डॉट टू रास्टर, तो पहले प्लॉट कर लेता हूँ फिर रूट टू रास्टर बनाता हूँ। प्लॉट फिगर ग्रिड डॉट कैच लेबल कैचमेंट, बल्कि नहीं ग्रिड डॉट डैम ही दिखाना पड़ेगा, दिखाता हूँ ताकि कैचमेंट एरिया वरना उससे नहीं नजर आएगा।
ये लेबल दे दिया आपको। अच्छा जी, इधर से रन करते हैं। एरर दे रहा है 286 is out of bound of data set with अच्छा with shape 691। इसको 4 point is out of bound। कोई 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी। एक्स वाई टाइप इज इक्वल टू लेबल। इसकी दो वैल्यू होती हैं, ये मेरे से मिस हो रहा था। इसकी दो वैल्यू होती है, या तो इंडेक्स होती है या लेबल होती है। अगर तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँ तो वो इंडेक्स रखता है। इंडेक्स वो इमेज के ग्रिड लेता है, ग्रिड, लेकिन उसको स्पेशल कोऑर्डिनेट्स नहीं लेता। अगर मैं इसको एक्स वाई टाइप को लेबल करूँगा तो वो स्पेशल कोऑर्डिनेट लेगा। अभी देखिए मुझे वो ये एरर दे रहा है 4 पॉइंट दिस वैल्यू इज आउट ऑफ बाउंड, और बता रहा है कि जो रास्टर यूज़ कर रहे हैं हम वो m/n का है, यानी m नंबर ऑफ रोज 619 है और रो कॉलम्स जो है 917 है। तो ये वैल्यू तो इससे बहुत बाहर है इन रो और कॉलम से, क्योंकि एक्स वाई टाइप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स थी। अब मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। अब ये वो कहेगा कि ठीक है ये 4 पॉइंट इसके अंदर, क्योंकि लेबल स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लेना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से ये एरर बेसिकली ये एक्स वाई टाइप की वजह से आ रहा था। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ जी। ये आप देखें इसने दोबारा उसको डेम को प्रिंट कर दिया है और उस एरिया में आ गया। अब मुझे एक मेरी गलती और थी, यहाँ पे मैंने डेम लिख दिया था DIR जी। ये क्या कह रहा है, लोकल वेरिएबल लेफ्ट रेफरेंस बिफोर। डॉट पैरामीटर के सीक्वेंस का कोई इशू है। मैं इसको डाटा इज इक्वल टू ग्रिड डॉट डेम dir कॉमा x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y। लेफ्ट
जी अब ठीक हो गया। आई डोंट नो, पिछले वाले में मेरे ख्याल में या तो मैं ये कोर्ट में वो नाम मांग रहा था, अदरवाइज ये वैल्यू तो मेरी वैसी ही है सारी, या ये नो डाटा आउट नहीं मैंने दिया था, बस ये दोनों में से कोई एक गलती थी। एनीवे उसके बाद मैंने ग्रिड को क्लिप टू कर दिया और फिर ये मैंने यहाँ पे फिगर में उसको प्लॉट कर दिया। यहाँ पे भी मैं एक व्यू बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल कैचमेंट एरिया का कैचमेंट व्यू इज इक्वल टू grid dot view grid dot dem grid dot dem dem ही लिख देते हैं, dem comma no data is equal to np dot nan, और np के लिए मुझे import numpy as np। अच्छा catchment view। जी मैंने आपने पहले देखा था वो पूरा डैम दिखा रहा था, असल में हमारा कैचमेंट एरिया इतना था। ये मैंने एक व्यू बनाया है कैचमेंट एरिया का व्यू। उस व्यू में मैंने जहां नो डाटा वैल्यू है ना, उसको मैंने एक एनपी नमपाई, इसकी बहुत मशहूर लाइब्रेरी है पाइथन की, नमपाई, जो बेसिकली मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन में यूज होती है। और उसका एक ये है नैन एंड नॉट आर नंबर। बेसिकली जहां पे भी नो डाटा है उसको नैन असाइन कर दे, और इसी वजह से ये मेरा लास्ट टाइम मिस हो रहा था, नो डाटा आउट इज इक्वल टू 0, कि वो नो डाटा को 0 वैल्यू दे दे। तो यहाँ पे इतना उसने कैचमेंट एरिया का व्यू निकाल दिया है मुझे, और उस व्यू को मैंने फिगर में प्लॉट कर दिया। इसी को मैं सेम ग्रिड टू रास्टर करूं और यही कैचमेंट व्यू को मैं आउटपुट में ले जाता हूं, आउटपुट स्लैश कैचमेंट डॉट टिफ, ताकि आपको एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरले करके दिखाता हूँ। जी यहाँ पे अगर हम देखें तो आउटपुट में मेरे पास ये कैचमेंट डॉट टिफ आ गया। अब इस कैचमेंट डॉट टिफ को क्यों जाए, इसके ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ। ये इतना एरिया उसने कहा है कि ये कैचमेंट है, और मैं अगर आपको नीचे डैम दिखाऊं, सॉरी डैम दिखाऊंगा तो वो उसी कलर का होगा। मुझे भी ये लग रहा था कि ये कैचमेंट एरिया है इसका ना सारे का, क्योंकि ये देखें ब्लैक पानी यहाँ से चलता हुआ इस पोर पॉइंट के अंदर आ रहा है, और ये मेन रिवर है। ये एक तरफ की पहाड़ है, ये दूसरे तरफ के पहाड़ है, और ये मेन रिवर जा रहा है, और ये स्ट्रीम्स इकट्ठी होती होती इससे जाती हुई, तो ये इस पोर पॉइंट का ये कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट बनता है। तो अगर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँ तो ये देखें, ये इसने ये वाला आइडेंटिफाई किया है कि ये सारा इसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, और इसको मैंने क्लिप ये मैंने आपको बताया था, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये क्लिप 2 जो है ना, बेसिकली इस नो डाटा वैल्यू को साइन कर देता है वो एरिया जो कैचमेंट का नहीं है। ये मेरा मिस हो रहा था, जो मेरा एरर, ये दो चीज़ें मेरी मिस हो रही थी जो मेरे एरर दे रही थी, कि एक तो मैं बता नहीं रहा था कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट ले, और दूसरा नो डाटा को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। क्लिप 2 बेसिकली उसने डैम का इतना पोर्शन क्लिप करके मुझे दे दिया है, बाकी सबको वैल्यू उसने नो डाटा वैल्यू असाइन कर दी है। और उसका फिर मैंने जब व्यू बनाया और उस व्यू को मैंने एक रास्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रास्टर आप देख सकते हैं। जी क्वेश्चन किसी का इस पे कैचमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अल्टीमेट फिर हम इसी पे स्ट्रीम्स बनाएंगे। मैं एक दफ़ा सारे फंक्शन रिपीट कर देता हूँ।
फ्रॉम रास्टर से मैंने डेम को रीड किया, सिंपल। प्लॉट ग्राफ को रहने दे, टू रास्टर इज सफिशिएंट, क्योंकि आप लोग ताकि किसी भी जगह यूज़ कर सकें इसको। फ्लो डायरेक्शन से मैंने डायरेक्शन मैप निकाला, ये एक और स्क्रिप्ट मुझे मिल गया। फ्रॉम रास्टर से मुझे डेम रीड किया, फ्लो डायरेक्शन के स्क्रिप्ट से मैंने फ्लो डायरेक्शन डाला। कैचमेंट आइडेंटिफाई कर किया और फिर उसको मैंने क्लिप कर दिया। जी, मेरी आवाज आपको कहाँ? जी सर, आ रही है। जी सर, स्क्रीन भी शो हो रही है और आवाज भी आ रही है। सर आपको हमारी आवाज आ रही? सर मेरे ख्याल में आपकी साइड हमें स्क्रीन आपकी शो हो रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। और दूसरा मेरे ख्याल में आपकी नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आपकी जी, स्क्रीन अब आ रही है स्क्रीन? जी सर, जी स्क्रीन भी आ रही है और आपकी आवाज भी आ रही है सर। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा था कि क्या क्या हमने पैकेजेस कॉल किए थे। मेरी आवाज लगता है ब्रेक हो रही है। मुझे बता सकते हैं मेरी आवाज ठीक है तो मैं आगे नो सर, कंटिन्यू इट्स ओके, करूँ। इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि अब 3 चीज़ें हम कर चुके हैं तो मैं तीनों चीज़ों के स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट करता हूँ। इस प्लॉट फिगर को हम रहने देते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो प्लॉटिंग के ऊपर। मैं अब प्लॉट फिगर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टू रास्टर ही बनाया करूँगा। सो सबसे पहला मैंने जो स्क्रिप्ट पाइथन का यूज़ किया इस पैकेज के अंदर जो यहाँ से इंपोर्ट हुआ हुआ है, वो फ्रॉम रास्टर का है ताकि डेम रीड कर सके। फिर उसी के बाद इसी ग्रिड पैकेज का मैंने फ्लो, ये जब मेरे पास फ्रॉम रास्टर में ये ग्रिड आ गया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मैंने फंक्शन कॉल किया, स्क्रिप्ट कॉल किया फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन ने मुझे एक डायरेक्शन मैप दे दिया, उसको मैंने रास्टर में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने इसी का फंक्शन एक कॉल किया कैचमेंट, इसने मुझे इस पॉइंट के अगेंस्ट कैचमेंट एरिया निकाल दिया। उस कैचमेंट एरिया को मैंने क्लिप करवा लिया ताकि मेरे पास डेम इतना रहे जितना कैचमेंट एरिया का है। तो वो उससे कैचमेंट एरिया के मुताबिक मुझे डेम का एक व्यू बना दिया और उसको मैंने रास्टर कन्वर्ट कर लिया। अब मैं प्लॉट फिगर नहीं करूंगा ताकि उसकी तरफ ज़्यादा ना ध्यान दें, बल्कि ज़्यादा हम टू रास्टर बना के क्यों दिया इसमें देखते जाते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल है। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? मैं आगे बढ़ना फिर अब स्ट्रीम डिलिनेशन की। सर मेरे ख्याल में हम एंड पे क्वेश्चन ले लेंगे अगर किसी को, अगर बाकी अगर पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना रेज हैंड कर दिया करें, हैंड को हैंड रेज रेज कर कर दिया लें। करें, ठीक है। थैंक यू। चले, अच्छा, अब ये कैचमेंट मेरा एरिया आइडेंटिफाई हो गया। अब इधर ही मैं एक्यूमुलेशन, फ्लो एक्यूमुलेशन बना लेता हूँ। फ्लो को एक्यूमुलेशन और उसके अंदर ग्रिड डॉट एक्यूमुलेट डाटा मैं दे देता हूँ डी डायरेक्शन का, कॉमा, उसके बाद मैं एक डायरेक्शन मैप भी बता देता हूँ उसको। डायरेक्शन मैप इज इक्वल टू dir मैप, जो ये मैंने ये ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला वैल्यूज़ क्या देनी है।
वैल्यू क्या यूज़ करनी है, कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ACC, या मेरा एक्यूमुलेशन ग्रिड एक्यूमुलेशन बन जाएगा। इसको भी मैं ग्रिड डॉट टू रास्टर करता हूँ और ग्रिड डॉट ACC कॉमा डेटा स्लैश आउटपुट स्लैश accumulation डॉट diff। अब एक व्यू मैं बना लेता हूँ ताकि उसी से ग्रिड डॉट व्यू ACC नो डाटा इक्वल टू np डॉट नेट। अब ये 3 लाइनें मेरी यूज हो रही हैं एक्यूमुलेशन मैप बनाने के लिए। मैंने ग्रिड डॉट एक्यूमुलेशन का स्क्रिप्ट यूज किया, उसको बताया कि जो मैंने ऊपर कैचमेंट एरिया बनाया है, ये वाला कैचमेंट एरिया जो इस लाइन पे बनाया और इसका ये देखे नाम मैंने ये कैच रखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पे कैच पास कर दिए। डायरेक्शन मैप मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, आउटपुट ने मैंने इसका ये रख दिया एक्यूमुलेशन। जैसे इसका एक व्यू बनाया था, इसका भी एक व्यू बना लिया है और उस व्यू का एक मैंने रास्टर क्रिएट कर दिया है, टू रास्टर करके ये कैचमेंट का मेरे पास एक व्यू आ गया है। इसको मैं अगर क्यू इस पे दिखाऊं ताकि ऊपर नहीं चाहिए, कैचमेंट रिमूव, एक्यूमुलेशन, सॉरी एक्यूमुलेशन ऐड करना था जी। ये मेरा एक्यूमुलेशन मैप बन रहा है। ये पानी एक्यूमुलेट करके इसका मैं जरा ना कलर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ। एक्यूमुलेशन की प्रॉपर्टीज में जाके सिंबोलॉजी में जाके इसको मैं कलर मैप डिफरेंट देता हूँ। सॉरी, इसको मैं कहता हूँ कलर रैम्प, ब्लूज वाला यूज कर लेते हैं। ओके, नहीं मेन मैक्स ने इससे कैलकुलेट हुआ 0 से 128। अगर मैं सॉरी ये मैं गलत का दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, अच्छा मेन वैल्यू मेरी ये आ रही है और मैक्स वैल्यू मेरी ये आ रही। कॉपी, इसके अंदर मैं कहता हूँ जी सिंगल बैंड सूडो कलर कर दे और लीनियर ब्लूज में ये उसने कलर सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए। ओके, ये भी इतना अच्छा नहीं मुझे रिजल्ट दिखा रहा। प्रॉपर्टी, इसको मैं कोई और कलर कर लेता हूँ, कैंसिल, लीनियर की बजाय
डिस्क्रीट। मैं असल में ये बीच वाली लाइन को ना एनहांस करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसकी सिंबोलॉजी वेरी करके देख रहा हूँ। लीनियर करते हैं और इसका बैंड कोई और चेंज, मुझे इसको चेंज नहीं करने दे रहा, इसको कोई और, ओके जी। ये अब देखें तो ये वाली जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये वो बता रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट होके मेरे पास पानी इस 4 पॉइंट तक आ रहा है, ये एक्यूमुलेशन। और यही सारी एक्यूमुलेशन मेरी अब स्ट्रीम्स बन जाएंगी। मैं इसको वेक्टर डाटा पे लाना चाहता हूँ ताकि बाद में ये मेरे पास वेक्टर डाटा को मैं आगे यूटिलाइज कर सकूँ। पॉइंट वेक्टर डाटा होता है पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन। तो अब मैं यही स्ट्रीम, ये जो मेरे पास रास्टर में इंफॉर्मेशन आ रही है एक्यूमुलेशन की, इन्हीं को अब मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा। ये एक स्ट्रीम होगी, इसी तरह ये एक स्ट्रीम है, ये एक स्ट्रीम है, और इस तरह की ये सारी स्ट्रीम्स है। अभी इसी स्ट्रीम्स को मैं वेक्टर फाइल, क्योंकि अभी तक जितना काम भी किया है मैंने रास्टर फाइल के अंदर किया है, इसी को मैं अब कन्वर्ट करता हूँ वेक्टर फाइल के अंदर। सबसे पहले ये अकोमुलेशन हो गया, कैचमेंट हो गया, अकोमुलेशन हो गया। अब मैं फ्लो अकोमुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रीम डिलिनेशन। जी, स्ट्रीम डिलिनेशन में फिर ग्रिड डॉट स्ट्रीम डॉट नेटवर्क, क्या फंक्शन का नाम है, एक्सट्रैक्ट रिवर नेटवर्क। जी, एक्सट्रैक्ट रिवर नेटवर्क में मुझसे वो डायरेक्शन पूछ रहा है, एक्यूमुलेशन पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्शन मैप पूछ रहा है। सो एक्सट्रैक्ट रिवर में सबसे पहले मुझे डायरेक्शन FDIR डायरेक्शन, तो वो मेरा डायरेक्शन के नाम से था, DIR के नाम से मैंने ये बनाया था। ये वाला, एक मिनट किधर गया, ये बनाया था फ्लो डायरेक्शन से। दूसरा वो मुझसे पूछ रहा है एक्यूमुलेशन DIR कॉमा, वो मैंने इस नाम से बनाया था ACC। उसके अलावा मुझसे पूछ रहा है एक्यूमुलेशन के बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी रखें, डिफ़ॉल्ट ही पे जान, थ्रेशोल्ड 200 इसने की, ये थ्रेशोल्ड डिफ़ॉल्ट ही जाने देते हैं। चले, थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 200 कॉमा, डायरेक्शन मैप इज इक्वल टू, ऊपर मैंने DIR मैप डिफाइन किया हुआ है, वो इज 12864। और उसके बाद मुझे आउटपुट नेम, राउटिंग एल्गोरिथम मेरा वही है D8 ही, ये मैं अभी तक D8 सारा यूज़ कर रहा हूँ। और अप्लाई मास्क आउट। अच्छा, इसमें देखें आउट अंडरस्कोर नेम नहीं है, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है ये PyCharm। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो रिटर्न होगी ना, ये किसी वेरिएबल में आ जाएगी। जैसे फ्रॉम रास्टर से ये मेरे वेरिएबल में वैल्यू आ गई, इसी तरह स्ट्रीम्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रीम्स के अंदर आ गई। अब ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रीम्स में डाटा दे देगा। इस स्ट्रीम को अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं, सॉरी जी, ये जो प्रिंट किया है तो ये देखें, ये जियोजेसन, ये सारा जो प्रिंट हो रहा है ना, ये जियोजेसन है, जो कि एक फॉर्मेट है वेक्टर डाटा डिस्प्ले करने का। जो GIS के लोग हैं उनको इस वेक्टर डाटा का पता होगा। वेब के ऊपर चल ही ये रहा है जियोजेसन, KML, जियोजेसन, शेप फाइल, ये 3 नॉन इसके फॉर्मेट है। लेकिन मैं इसको प्रॉपर शेप फाइल या जियोजेसन में कन्वर्ट करता हूँ,
अभी तो मैंने सिर्फ प्रिंट करके दिखा दिया। मैं इसकी एक फाइल बनाता हूँ। फाइल बनाने के लिए मुझे ना जियो पांडा चाहिए। जियो पांडा मैं देख लेता हूँ इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे एक तीसरा इंपोर्ट जियो पांडा नहीं आया हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो मुझे यहाँ से पिप इंस्टॉल करके, जैसे पायशेट इंस्टॉल किया था, जियो पांडा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जियो पांडा नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नेट से देख लेते हैं। पिप इंस्टॉल जियो पांडा। अच्छा, एस बी एंड में जियो पांडास, पिप इंस्टॉल जियो पांडास। ये जियो पांडा और पांडा, जैसे नमपाई इसकी एक मशहूर मशहूर लैंग्वेज है, इसी तरह पांडा भी है। पांडा बेसिकली पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एक्सेल की तरह डाटा सेट को मेंटेन करना शुरू कर देती है। इसको हम कहते हैं डाटा फ्रेम। मैटलैब अगर आप लोग यूज़ करते रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है आप लोग करते रहे हो कि नहीं। मैटलैब की जितनी स्ट्रेंथ थी ना, वो थी उसके बेसिकली मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन। उसके बाद जो आर स्टैटिस्टिक्स आया, तो उसने उसने जो स्ट्रेंथ रेफर की वो डाटा फ्रेम से, वो एक्सेल की तरह डाटा फ्रेम बना लेता था, जैसे रो और ग्रिड। पाइथन ने इन दोनों स्ट्रेंथ को उठाया, मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन को भी और आर की जो स्ट्रेंथ थी डाटा फ्रेम की। तो नमपाई उसने बेसिकली, मैंने अगर आप देखें, एक मैंने नमपाई ऊपर इंपोर्ट की है और एक मैंने जियो पांडा इंपोर्ट की है। ये जो नमपाई है, ये मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन के लिए इसकी फेमस लाइब्रेरी है, मैट्रिसेस की। क्योंकि जितने रास्टर होते हैं, जितने इमेजेस होते हैं, आजकल जितनी इमेज प्रोसेसिंग चल रही है, वर्चुअल रियलिटी चल रही है, वो सब मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है। इवन एआई जो आप देखते हैं अपने मोबाइल पे, पिक्चर्स भी देखते हैं और आपका फेस भी रिकग्नाइज हो जाता है, वो सारा बेसिकली उसके पीछे जितनी है वो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है। और अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली पाइथन यूज़ हो रही है, तो वो नमपाई है। अगर आपने एक्सेल की तरह उसके डाटा फ्रेम्स बनाने हैं जिसमें रो और ग्रिड है, डाटा फ्रेम उसमें भी बन जाते थे आर के अंदर, और आर की स्ट्रेंथ ही उसकी डाटा फ्रेम्स थी। वो एक्सेल की तरह एक टेबल बना देता है आपके लिए। तो उसके लिए पाइथन जो लाइब्रेरी देता है वो जियो पांडा, सॉरी पांडा। जियो तो बेसिकली जीआईएस को भी डाटा फ्रेम में लाना, कि आप जैसे ArcGIS में ओपन एट्रीब्यूट टेबल करते हैं तो साथ एक शेप फाइल का भी, एक वो ज्योमेट्री का भी कॉलम आ रहा होता है। तो बेसिकली पांडा एक लाइब्रेरी है जो डाटा फ्रेम प्रोवाइड कर रही है, और उसी की एक एनहांसमेंट है। अगर जीआईएस के काम करने हैं तो जियो पांडा लाइब्रेरी है, पांडा की एनहांसमेंट ही, डाटा फ्रेम्स उसमें बन जाते हैं। अब इसी स्ट्रीम्स को मैंने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको इंपोर्ट करके एज कोई नाम छोटा दे देता हूँ, एज जीपीडी। वैसे मैं ये जियो पांडा भी यूज़ कर सकता था, लेकिन छोटा नाम इसलिए कि लिखने में आसानी हो जाती है। gpd.geo डाटा फ्रेम और फ्रॉम, ये क्या होता है, डॉट फ्रॉम फीचर, gdf gpd डॉट फ्रॉम फीचर। एक मिनट, अच्छा ठीक, डॉट फ्रॉम फीचर्स। और ये फीचर्स मुझे इस स्ट्रीम से डॉट गेट, ये फीचर्स मुझे मिल जाएंगे। एस के साथ ही है, प्रिंट मैंने करवाया था अभी। जी ये फीचर्स रहे, ये एक अरे में आ रहे। ये मैंने स्ट्रीम से सारे फीचर उठा लिए और इसके डाटा फ्रेम को वो मैंने फीचर दे दिए।
अब इस डेटा फ्रेम से मैं gdf डॉट टू शेप फाइल डॉट टू फाइल कर देता हूँ, तो इसको वो एक शेप फाइल में कन्वर्ट कर देगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ आउटपुट सॉरी डेटा स्लैश आउटपुट स्लैश स्ट्रीम्स डॉट shp। ये मैंने दोबारा इस फाइल को रन किया है, थोड़ा टाइम ले रहा है। जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने stream.shp के नाम से फाइल बनाई है, वो ये shp की फाइल बन गई। ये shp में अगर शेप फाइल QGIS में ऐड करूँ तो ये उसके ऊपर स्ट्रीम्स आ गई हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये स्ट्रीम्स नज़र आ रही हैं। ये वेक्टर फाइल में डाटा नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और डार्क ब्लू में कर देता हूँ और इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, सॉरी इसको कर देता हूँ 3। ओके जी, ये मेरी स्ट्रीम सारी बन रही है ज़्यादा। जी, ये सारी स्ट्रीम बन रही है और ये सारा अब आपके पास शेप फाइल में आ गया डाटा। सिर्फ मैंने एक जियो डाटा फ्रेम यूज़ किया है और ये स्ट्रीम्स मेरे पास बन के आ गई। सो दीज आर द टोटल स्टेप्स। आपकी स्ट्रीम्स आपके पास आ गई। अब आप इस स्ट्रीम को फर्दर आप यूटिलाइज करना चाहे हाइड्रोलिक्स में या दूसरी चीज़ों में तो जी यहाँ तक था मेरा लेक्चर इसका पाईशैट का। क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड? सर आई थिंक नो। नो क्वेश्चन, ठीक है। चले, जस्ट फॉर रिपीट करने के लिए, फ्रॉम रास्टर ये याद रखें आप कि आपने फ्रॉम रास्टर से डेम रीड करना है। फ्लो डायरेक्शन से आपने डायरेक्शन मैप बनाना है। कैचमेंट से आपने उसको पोर पॉइंट दे के कैचमेंट से आपने कैचमेंट आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने अकोमोलेशन से अकोमोलेशन डिज़ाइन करना है और फाइनली जियो डाटा फ्रेम से सॉरी फिर फाइनली ये एक्सट्रैक्ट रिवर नेटवर्क से आपके पास रिवर नेटवर्क आ जाएगा, स्ट्रीम्स आ जाएंगी और उस स्ट्रीम को मैंने पांडा यूज़ किया है, जियो पांडा यूज़ किया है और उसको शेप फाइल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो स्ट्रीम भी आ गई, कैचमेंट भी आ गया और ये सारा यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। ये पोर पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रीम्स है, ये मेरा एकोमोलेशन फ्लो एकोमोलेशन मैप है, ये कैचमेंट एरिया था, ये डायरेक्शन थे और ये डैम था। डैम डायरेक्शन कैचमेंट एकोमोलेशन और उसके अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक, यहाँ तक ये पाईशैट का है। मैं ये प्रेजेंटेशन भी मेल कर व्हाट्सएप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। फाइल सेव एज, क्योंकि मेरी ऑनलाइन पड़ी हुई है। सेव ऑन माय मैक।
जी ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये बाकी सबको भी भिजवा दीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन भी, ताकि ये फ्यूचर के रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो सके। और साथ ये मैं पाइथन की जो फाइल बनाई है। जी ये मैंने डॉक्टर वसीम आपको सेंड कर दी है। ठीक हो गया सर, मैं ये अभी आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन है हम फौरन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ये जितने भी पार्टिसिपेंट ठीक अभी है। हैं एक्टिव हैं। ये मैंने आपको फिर पाइथन की फाइल भी भेज दी है, जो मैं अभी ठीक बना रहा था लेक्चर के दौरान। ठीक हो गया सर, ये ठीक हम है। इंशाल्लाह अभी फॉरवर्ड कर देते हैं। और मैंने दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है, उसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करना है, उसके बाद पिप आपके पास आ जाएगा, तो पिप इंस्टॉल पाइशेड्स, और दूसरा पिप इंस्टॉल जियो पांडास। ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल की है, ये भी मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है। ठीक हो गया सर, ये हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आपके मैसेज सारे ही से। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो पाईशेट का हो गया, मेरे ख्याल में इसी का इसके दो पार्ट थे एक्चुअली। एक तो पाईशेट था, दूसरा गूगल अर्थ इंजन का पाइथन के साथ इंटीग्रेशन का भी पार्ट था।